ओके जी, लास्ट वीडियो को ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। इसमें हम लोगों ने प्रीवियसली अभी डिस्कस किया था कि किस तरह से हम लोगों के डेरिवेटिव लेने की वजह से और टी डैश बी डैश एन डैश की वैल्यू रिप्लेस करने की वजह से जो टर्म थी वो एग्जैक्टली जो थी वो इक्वल टू ज़ीरो आ गई थी। ठीक, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास एक साइड जो है वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, एक साइड ज़ीरो है। अगर हम लोग इन पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं डी एस ब्रैकेट टर्म एस के हिसाब से इज इक्वल टू ज़ीरो डी एस के हिसाब से। ठीक, ये डेरिवेटिव जो है वो इंटीग्रेशन को कैंसिल आउट कर देगा क्योंकि वो दोनों आपस में एंटी ऑपरेटर हैं। और ज़ीरो का डेरिवेटिव हमारे पास बेसिकली आता है, ज़ीरो का इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा ज़ीरो प्लस सी। सही, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, कांस्टेंट आएगा कोई, हम लोग यहाँ पे इस कांस्टेंट को a से रिप्लेस करें। सही, सो जैसे ही हम लोग इस वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं हमारे पास इमीडिएट नेक्स्ट इक्वेशन आ रही है जिसमें से डेरिवेटिव जो है इंटीग्रेशन की वजह से कैंसिल आउट हो गया है और ज़ीरो के इंटीग्रेशन की वजह से हमारे पास कोई भी कांस्टेंट एग्जिस्ट कर गया है। ठीक, नाउ we are going to discuss the initial condition here. Initial condition is that when s is equal to 0 we move the curve c1 in such a direction that the initial position of c and c1 coincide. Okay, ये चेक करते हैं, इसको हम लोग ज़रा थोड़ा सा ऑपरेट करके देखते हैं। हम लोग यहाँ पे ये क्लेम कर रहे थे कि c और c1 बेसिकली दो डिफरेंट कर्व्स हैं, राइट। ओके जी, ये मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट है वेयर s इज इक्वल टू 0। ठीक, और मैं यहाँ कह रही हूँ लेट से यहाँ से हमारे पास कर्व स्टार्ट हो रहा है, इस कर्व को मैं C1 का नाम दे देती हूँ। C1 कर्व जो है वो S.0 से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे इनिशियल कंडीशन मुझे ये कह रही है कि एज S इज इक्वल टू 0 इनिशियल कंडीशन मुझे ये कहती है कि यहाँ पे C1 और C2 बेसिकली दो डिफरेंट कर्व हैं, लेकिन जब ये दोनों इनिशियल पोजीशन पे थे, मतलब s इज इक्वल टू 0 था, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट थे, तो बेसिकली दोनों एक साथ स्टार्ट हुए थे सेम पॉइंट से और उसके बाद डिफरेंट कर दिए। दैट वाई उन्होंने क्या कहा है, कॉन्साइड। सही, सो इनिशियल पोजीशन यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब बन रहा है कि ये डायरेक्शन जो दोनों कर्व्स हैं वो इस तरह से बने हुए हैं, इनकी डायरेक्शन इस तरह से दी हुई है कि इनिशियल पोजीशंस पे दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे से कोलाइड कर रहे थे। अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे बनाती हूँ, सही, सो वो कुछ इस तरह की कंडीशन बन रही है। और अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करती हूँ तो यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इनिशियल कंडीशन के हिसाब से इस पे जो ब्लैक पे टेंजेंट बन रहा है वो एग्जैक्टली सेम होगा जो कि ब्लू पे टेंजेंट बना है। मतलब हेयर t इज इक्वल टू t1 इस पोजीशन के हिसाब से। इसी तरह से अगर मैं बाकी चीज़ों की बात करूँ तो b इज इक्वल टू b1, n इज इक्वल टू n1, सॉरी n इज इक्वल टू n1। सही, सो इनिशियल कंडीशन यूज़ करने की वजह से मेरे पास जो टेंजेंट बाय नॉर्मल और नॉर्मल आपस में डिफरेंट थे, यहाँ पे ये हम लोगों ने यूज़ किया कि वो दोनों बेसिकली सेम हैं। ठीक, अब अगर तो t इज इक्वल टू t1 है, सो अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लेती हूँ t1 का और t का और t1 का, राइट, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला एक तो आएगा, एक दफ़ा t का मैग्नीट्यूड, एक दफ़ा t1 का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। लेट से मैं थीटा 1 कह रही हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए, राइट। सो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ t और t1 हमारे पास क्या आ रहा है, t का मैग्नीट्यूड, t1 का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा 1। मगर क्योंकि t और t1 यहाँ पे यूनिट वेक्टर हैं तो t का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आ जाएगा, t1 का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आ जाएगा और हमारे पास बचेगा जस्ट कॉस थीटा। किधर गया, t1 इज इक्वल टू कॉस थीटा, राइट, कॉस थीटा 1। ठीक, इसी तरह से अगर हम लोग, उन्होंने थीटा 1 को जो है वो एंगल कहा हुआ है t और t1 के दरमियान। सही, सिमिलरली अगर मैं b का डॉट प्रोडक्ट लेती हूँ सो वो सेम यूनिट वेक्टर की वजह से थीटा 2 के बराबर आ जाएगा और सिमिलरली n एंड का कॉस थीटा 3 के बराबर आ जाएगा, राइट। लास्ट टाइम अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो हमने एक एक्सप्रेशन ली थी t डॉट t1, सॉरी
बी डॉट बी वन एन डॉट एन वन, राइट। इस एक्सप्रेशन को अगर मैं यूटिलाइज करती हूँ यहाँ पे, अगेन रीराइट कर रहे हैं हम लोग, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है टी डॉट टी वन प्लस उसके हिसाब से हमारे पास था बी डॉट बी वन प्लस एन डॉट एन वन, राइट, विच इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 3 के। वजह अभी हम लोगों ने यहाँ कहा है कि t डॉट टी वन जो है वो इक्वल है, इसका मतलब हमारे पास ये बन जाता है t डॉट टी, इस t1 को मैंने t से रिप्लेस कर दी, रिपलरली b डॉट b प्लस n डॉट n। सही, जब भी हम लोग सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो एग्जैक्टली इक्वल टू 1 आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एंगल जो है वो 0 हो जाता है, cos 0 1 के बराबर होते हैं। सेकेंडली हमारे पास जो यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका मैग्नीट्यूड भी एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है, जिसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 1 और t मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हो गया एक टर्म हमारे पास 1 की ये आ गई, एक 1 ये आ गया है, एक 1 ये आ गया है, विच इज इक्वल टू 3। सही, सो हमारे पास t डॉट टी वन बी डॉट बी वन एन डॉट एन वन जो है वो बेसिकली 3 के बराबर आ गया। और अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये फाइंड किया है कि t डॉट टी वन जो है बेसिकली cos थीटा 1 के बराबर है। इसका मतलब कि यहाँ पे मैंने जो है जहाँ t डॉट टी वन लिखा हुआ है वहाँ cos थीटा 1 रिप्लेस कर सकती हूँ। सही, इस चीज़ को अगर मैं रिप्लेस करूँ तो हमारे पास आ जाता है cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे थीटा 1 जो था वो एंगल बिटवीन था t और t1 के, इसी तरह से थीटा 2 जो था वो b और b1 का एंगल था, और थीटा 3 जो था वो n और n1 के दरमियान एंगल था। सो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, ये तीनों का ये तीनों कोसाइन का एडिशन जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 3 आ रहा है। अगर तो कोसाइन का इक्वल टू 3 आ रहा है, इसका यहाँ मतलब अगेन मैं ये सपोज कर सकती हूँ कि बेसिकली ये 1 1 1 के बराबर है। सही, और कॉज थीटा जो है वो 1 के बराबर जो होता है वो 2 केसेस में होता है, आइदर थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। सही, कॉस थीटा हमेशा 1 के बराबर तब होता है जब या तो 0 हो या 2 का मल्टीपल हो, राइट। सो 2 पाई और 0 दोनों केसेस में होते हैं। यहाँ पे हम कॉज थीटा जो है वो 0 इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि वो जस्ट स्पेसिफिक केस है। सही, अगर मैंने जनरल यहाँ की बात करनी है तो ज़रूरी नहीं कि कॉस थीटा जो है वो 0 के बराबर हो, वो वेरी भी कर सकता है। इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं, ये वाले ऑप्शन को निगलेक्ट करके थीटा को 2 पाई एग्जैक्टली इक्वल टू 2 पाई के इक्वल रख रहे हैं। इसी वजह से ये लिखा हुआ है, दिस शोज डैट द एंगल बिटवीन t एंड t1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 पाई। 0 भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है। सही, एंड द सिमिलर फैक्ट फॉर b एंड n, राइट। ओके जी, अब हम लोगों ने यहाँ से कंसीडर किया हुआ था t जो है वो t1 के बराबर है, इस चीज़ को अगेन रीराइट किया है। अब t टेंजेंट जो होता है वो बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव होता है ऑफ पैरामीटराइज कर्व। सही, हियर r ऑफ s इज अ पैरामीटराइज कर्व, और अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू s तो वो बेसिकली हमारे पास t ऑफ s के बराबर आता है। सो बेसिकली टेंजेंट इज अ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पैरामीटराइज कर्व। यहाँ पे t की जगह उसका हम लोगों ने कर्व रिप्लेस कर दिया। ये गैमा वही है जो हम लोगों ने स्टार्ट में कर्व्स के लिए इस्तेमाल किया था, दिस वन, राइट। सो t के लिए, t1 के लिए, ठीक। दूसरी साइड पे जाएगा, नेगेटिव साइन अपेयर हो गया है। सिमिलरली डेरिवेटिव लग रहा है, हम डेरिवेटिव जो है वो कॉमन ले सकते हैं, r माइनस गैमा माइनस गैमा 1 इज इक्वल टू 0, राइट। अगेन डेरिवेटिव लगा हुआ है d ओवर ds, गैमा माइनस गैमा 1 इज इक्वल टू 0। अगर दोनों तरफ मैं विद रिस्पेक्ट टू s इंटीग्रेट करती हूँ, ये और ये एंटी ऑपरेटर है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ पे हमारे पास बनता है गैमा माइनस गैमा 1, और 0 का इंटीग्रेशन अगेन 0 प्लस एनी कांस्टेंट, राइट। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, गैमा माइनस गैमा 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट,
कांस्टेंट के लिए सी इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। सही, एज gamma is a parameterized curve depending on the arc length s, so we replace gamma with gamma of s, gamma 1 of s, c of s, using the initial condition that the point for which s is equal to 0, सही, at initial position s is equal to 0 collides, which implies that gamma of s is equal to gamma 1 of s, right? As you remember, gamma of s represent the curve C and gamma 1 of s is a parameterized representation of curve C1. This implies that here C is equal to C1. हम लोगों ने जो सपोज किया था उस हिसाब से C और C1 दो मुख्तलिफ कर्व्स थे, लेकिन उनके टॉर्शन और कर्वेचर जो थे वो सेम थे। उसी प्रोसीजर के साथ जब हम चलते रहे तो हम लोगों को एट दी एंड जो आउटपुट रिजल्ट मिला है वो ये है कि बेसिकली अगर दोनों के कर्वेचर और टॉर्शन सेम हैं, इसका मतलब कि जो कर्व हैं वो एग्जैक्टली सेम हैं। ठीक, हेंस दिस शोज दैट if two curves have same curvature and torsion, which implies that these curves are congruent or same, right? So हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ स्पेस कर्व। पहले हमने स्टेटमेंट डिस्कस की जो कि हमें ये कहती है कि अगर तो कर्वेचर और टॉर्शन जो हैं वो दो कर्व्स के सेम हैं तो इसका मतलब कर्व भी सेम है, और इसी बात को अगर सिंपल तरीके से कहें सो एवरी कर्व हैज़ अ यूनिक कर्वेचर एंड टॉर्शन, राइट? देन वी डिस्कस इट्स प्रूफ। मैं LMS पे इसकी जो है PDF डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगी। ठीक, कोई भी इशू हो आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।